नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। अब मोदी सरकार सौगात ए मोदी देश में अल्पसंख्यकों को देने वाली है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बिहार चुनाव को देखते हुए उनको साधने की कोशिश की जा रही है या फिर पहले से एक रणनीति यहां पर बनाई गई है। क्योंकि इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तो कहा ही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इस तरह की आवाज भी उठती आई है कि बीजेपी लगातार विरोधी पार्टी रही है, मुस्लिमों का विरोध करती है। अब कैसे ये हृदय परिवर्तन आखिर हो रहा है? बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों के पीएम हैं। अब त्योहार का समय है, ईद आने वाली है, रमजान चल रहा है और हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और किट देंगे। किट में खाने पीने का सामान होगा, घर की महिला प्रमुख के लिए सूट का कपड़ा होगा, किट में त्योहार, सेवइयां, बेसन, ड्राई फ्रूट, दूध, चीनी सब होगा। हम माइनॉरिटी समाज के लोगों तक पहुंचेंगे और मोदी किट बांटी जाएगी। ये किट पूरे देश में बांटी जाएगी। यह किट 32,000 पदाधिकारी बांटेंगे और एक पदाधिकारी 100 परिवारों में इन किटों का वितरण करेंगे। लेकिन ये तो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और कुछ ना कुछ रणनीति हो सकती है। बिहार में भी चुनाव है और कई तरीके के विरोध के सुर भी उठने लगे हैं कि भाई नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नायडू, इनको लेकर भी कहा है कि इनको इफ्तार में अगर पार्टी दे तो नहीं जाना है। कई तरीके के विरोध यहाँ पर किए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मोदी इतने अमीर नहीं है कि लोगों को सौगात दे सके। सौगात प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, वो तो जनता और देश का पैसा है। पीएम सिर्फ उन पैसों के रखवाले हैं। सौगातें मोदी में अहंकार की बू आती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने पहले भी देखा है कि बीजेपी के लोग सम्मान के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं, तो सभी त्योहार मनाते हैं। सारे धर्म के त्योहार मनाने चाहिए। अच्छी बात है कि वो अब त्योहार मनाने लगे हैं। उन्होंने एक बात और कही यहाँ पर, उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी वाले अब सूफी गाने भी एंजॉय करते हैं। आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रिया जो हमारे पास आई है इसको लेकर। कि बहुत बड़ी सौगातें पहले सबको मिली है, जिनमें मुस्लिम वर्ग भी शामिल है। उन्होंने उनको जो है मुफ्त के राशन की सौगात दी है, उन्होंने मकान की सौगात दी है, उन्होंने आयुष्मान कार्ड का सबसे ज्यादा लाभ की सौगात दी है, किसान सम्मान निधि की सौगात दी है, बच्चों की शिक्षा की सौगात दी है, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की सौगात दी है। तो सौगातों का अंबार तो मोदी जी पहले लगा चुके हैं। और जहां तक ईद और होली का प्रश्न होता है, तो पहले ही प्रधानमंत्री का जो मंतव्य है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, और सबका विश्वास था। इसीलिए कुंदरकी में 1 लाख से ऊपर, जहां 80% मुस्लिम हो, वहां बीजेपी का विधानसभा का प्रत्याशी उपचुनाव में 1 लाख से ऊपर जीतता है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे, तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये एक और बहुत अच्छी पहल है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सत्ता में, हमने बिना किसी भेदभाव के समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी जो है साथ लेकर ही चले। जो हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, तो ये वाकई में ये उसी को दर्शाता है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, ताकि उनकी भी ईद अच्छे से हो। तो ये उसी के लिए एक छोटी सी पहल है और ये बहुत अच्छी पहल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। जिसको जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया तो एक मिथक जो है समाज में कि वो
माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा उनके दिमाग में दूसरी बात है, ये कम से कम दूर होना चाहिए कि भाजपा के हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं तो अल्पसंख्यक को लिए कि दूसरी बात करते हैं, इसको भूल जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए हैं और सबके लिए हित के लिए काम करते हैं। सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, निश्चित क्यों नहीं, जरूरत उसको है, जरूरत है तो उसको दिया जाएगा, दिया जा रहा है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत बात है। सुनने में आ रहा है कि ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सौगात मोदी किट दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा कदम है। इससे मुसलमानों के प्रति जो नफरत पार्टी के लिए है वो कहीं ना कहीं कम होगी और इस सौगात से मुसलमानों को एक नया विकल्प मिलेगा। जिन लोगों ने 65 साल हमें तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी से डराया है, उन लोगों की तरफ से भी मुसलमानों के दिलों में एक बात नई पैदा होगी कि जिस बीजेपी को हम अपना दुश्मन मानते हैं वो बीजेपी तो हमें सौगात दे रही है, वो बीजेपी हमें करीब लाने की बात कर रही है। तो मैं बीजेपी के इस कदम को, सरकार के इस कदम को सराहते हुए तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि छोड़ो अब इस नफरत को। अब वक्त आ गया है कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से रतन तिवारी जी, जगदीश सिंह हैं, समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभूषण जी और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रभूषण जी, आपके पास से आना चाहूंगा। सौगाते मोदी और फिलहाल विरोध में है आपके विरोधी, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाता था भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक समुदाय को टारगेट करती थी, ठीक है, लेकिन अब जो आपके नेता हैं, आपके नेता इफ्तार पार्टी में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी ही मोहब्बत के साथ, ठीक है, सौगाते मोदी में भी जो योजना तैयार की है, 32 लाख मुस्लिम परिवारों को किट का वितरण किया जाएगा, उसमें क्या कुछ होगा वो भी उसमें साफ किया गया है। तो ये सच में हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर ये कहें कि बिहार में चुनाव है? पुष्पेन जी, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विचार को लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी को किसी तरह से, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सांस्कृतिक भारत के साथ उसने कभी ये नहीं कहा कि एक हाथ से ताली बजती है, उसने कहा कि ताली बजानी है तो दोनों हाथों से बजानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नफरत की राजनीति नहीं करती। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर एक अभी कह रहे थे कि 65 साल जिन लोगों ने अल्पसंख्यक को तुष्टीकरण करने का काम किया, डराने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को डराने का काम नहीं किया। उसने साथ रहने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही और उस एक भारत की तरफ, एकता के भारत की तरफ काम किया। और आज जो अभियान, क्या यहाँ पर जो 65 वर्षों से शासन कर रहे थे देश, क्या वो लोग कभी उन लोगों ने गरीबों के लिए, खुशी के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी योजनाएं हैं उसमें कभी इस भेदभाव नहीं किया गया कि मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है या दलित है, कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। उन योजनाओं का लाभ, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ 140 करोड़ देशवासियों ने उठाया है। और आज जो सौगाते मोदी दी जा रही है, ये भी लोगों को राजनीतिकरण लग रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन में एक विचार आया कि ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके परिवारों में इस तरह की चीजें भेजनी चाहिए उनको। देखिए, ये बहुत हमारे संगठन के लोग करते रहते हैं, सेवाएं करते रहते हैं, कोविड के समय किए गए बहुत तरह से सेवाएं, और ये बहुत अच्छा विचार है कि ये देश की एकता
का बहुत बड़ा विचार है, देश को एक करने का बहुत बड़ा विचार है, क्योंकि ये देश सभी का। नहीं ठीक है चंद्रभूषण जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर इस तरीके के जो बयान है वो क्यों दिए जाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इनका क्या मतलब? मेरी बात, बटेंगे कटेंगे एक रहेंगे, तो यहाँ क्या कौन बटने की बात करता है? हम तो कह रहे हैं एक रहिए, नेक रहिए, बांटने की बात कौन कर रहा है? यदि हम आज 32,000 परिवारों तक सौगातें मोदी पहुंचा रहे हैं तो एक के लिए पहुंचा रहे हैं, हम बांटने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी बांटने के लिए काम नहीं करती है, वो देश को एक सूत्र में पिरोने की बात करती है, एकता में रखने की बात करती है। और वही प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि देश को एक किया जाए, नेक किया जाए। इस मंत्र को पॉलिटिक्स में समझने की जरूरत है। हाँ, जो लोग अपने को बांटना चाहते हैं, देश को तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनको जरूर ये नारा उल्टा लगेगा। ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है। रतन तिवारी जी, क्योंकि अभी जो साजिद रशीदी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे जो मुसलमानों के मन में डर था कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएगा कि बीजेपी इस तरह की पार्टी नहीं है। और 65 साल से जो तुष्टीकरण की राजनीति चलती आई, जिस तरीके से बीजेपी के नाम से उनको डराया गया कि बीजेपी आपके लिए ठीक नहीं है, वो लोग भी समझ जाएंगे। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूं, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। अभी चंद्रभूषण जी कह रहे थे कि हमने तो कभी नहीं कहा कि न कटेंगे न बटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे भैया, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में भ्रमण कर करके चुनावी कैंपेन चलाया, वहां पे ये भाषण दिया। नंबर 2, आप सदन के अंदर आपके ही सांसद रमेश भिदोड़ी ने एक चुने हुए सांसद दानिश अली को कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी कह दिया। उस पे आपने उसे प्रमोशन देके राजस्थान का प्रभारी बना दिया। और एक तरफ आपके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमें 20% मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, और आपके दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम में कहते हैं कि मुसलमानों के वोट की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ जहर आप लोग उगलते हैं, एक तरफ मुसलमानों के ऊपर फर्जी इनकाउंटर आप लोग करवाते हैं, एक तरफ मुसलमानों के मताधिकार का जो उनका एक सिस्टम है उसे छीनने का काम आप लोग करते हैं। और आज मोदी किट के माध्यम से मुसलमानों को रिझाने और खुश करने का भरोसा दे रहे हैं। यह पुष्पेंद्र जी, बिहार का जो चुनाव है, बिहार के चुनाव में घबराहट और डर देखी जा रही है, उसी डर से, क्योंकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी की लहर बिहार में देखने को मिल रही है। जो सर्वे आए हैं, सर्वे में तेजस्वी को जो सर्वे में रिजल्ट मिला है मुख्यमंत्री के, लोकप्रिय मुख्यमंत्री का, उसमें भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। इसके लिए ऐसा कारनामा कर रहे हैं। तेजस्वी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं? भूषण, आप लोग एक जगह रह नहीं पाते कि कांग्रेस की बात करेंगे कि आरजेडी की बात करेंगे। रतन जी, हमारे कांग्रेस की बात करेंगे, आरजेडी की बात करेंगे। अभी से सर्वे होने लगा, अभी से कुछ होने, अरे झूठ का प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, सही बात करिए और किसी भी अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित होइए। चैनल पे अच्छे काम जब हो रहे हो उसका बढ़ चढ़कर आप उनकी सराहना कीजिए। आप विपक्ष में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप उसका हमेशा समाजवादी पार्टी में देखें, सराहना करिए, अच्छी बात है, उनको करनी चाहिए। भूषण जी, जब आप झूठ बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अरे झूठ कहीं नहीं बोला जा रहा है। यदि आज पुरानी बातों अभी एक चैनल पे काम के चैनल पे मुसलमानों को दी जा रही है, आपकी निराशा है, होता हुआ बीजेपी का प्रवक्ता दिख रहा था, वो सब दिखानी चाहिए और ये भी चाहिए। आज आप मुसलमानों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नहीं होगी। आज आप क्या गया है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए लाइए। चलिए ठीक है, आज योजना लाइए। मुस्लिम प्रेम कैसे जाग गया? आज मुस्लिम प्रेम कैसे जाग गया वो बताइए ना। ठीक है, मैं मुस्लिम जगदीश जी, आप लोगों में ही
क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर भी एक इनको पहले चुप कराइए। बीजेपी लगातार कई बार आरोप भी लगाती रही है कि अगर समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा पास हैं तो वो मुस्लिम समुदाय है, ठीक है, लेकिन अब जैसे या तो ये कह लें क्योंकि बिहार में चुनाव है उसके हिसाब से बीजेपी ने रणनीति बनाई है। क्या मुस्लिम ऐसा कोई प्रमाण है क्या आपके पास? जगदीश जी क्या कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब? मैं ये बोल रहा हूं बीजेपी आप पर कई तरीके के आरोप लगाती रही है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के नजदीक अगर कोई समुदाय है तो वो मुस्लिम समुदाय है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि खुद बीजेपी अब उनके त्योहार के लिए किट का वितरण कर रही है। देखिए ऐसा है पुष्पेंद्र जी, समाजवादी सब पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के आम जनता है, उसमें मुस्लिम भाई भी हैं और मुस्लिम भाइयों का भरोसा समाजवादी पार्टी के प्रति है और आज से नहीं, सदैव नेताजी के टाइम से मुस्लिम समाज का भरोसा समाजवादी पार्टी के साथ है और उसमें कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक भी मुसलमान का भरोसा नहीं है। लेकिन अभी कुंदरकी में उपचुनाव हुआ, वहां पर 85% मुस्लिम वोट बैंक है, वहां पर बीजेपी हुआ है। चौधरी साहब आप भी जानते हो वहां वोटों की लूट हुई है, किसी मुसलमान ने इनको वोट नहीं दिया। अच्छा, वोटों की लूट हुई है, बेईमानी हुई है और मैं बता रहा हूं मुसलमान जान रहा है कि ये रंगे सियार वाली एक कहावत है हमारे यहाँ, तो ये रंगे सियार वाला काम कर रहे हैं। इनपे कोई मुसलमान भरोसा करने वाला नहीं है। ये कटेंगे तो बटेंगे। इनकी विधायक जिस तरह से कहती मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड होना चाहिए दवाई इलाज के लिए, एक मंत्री जी कहते हैं ये आप जो है वो तिरपाल ओढ़ करके आइए। जिस तरह से मुसलमानों को अपमानित करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस तरह से उनको उत्साहित करते हैं, उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, उस तरह से मुझे नहीं विश्वास है कि कोई भी मुसलमान इनके ऊपर भरोसा करेगा और ये भरोसे काबिल भी नहीं है। दो मुही बात करते हैं। एक तरफ ये अजमेर शरीफ में चादर बेचते हैं, प्रधानमंत्री जी चादर चढ़ाने के लिए बेचते हैं, दूसरी तरफ वहां सर्वे करवाते हैं। तो एक तरफ ये सौगात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ संभल में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। इनका चौधरी साहब सही बात यह है कि मुसलमानों का भरोसा हट गया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार से। ठीक है, जबकि सरकार सबकी होती है चौधरी साहब। बिल्कुल ठीक बात है। और प्रधानमंत्री पूरे आम नागरिकों के होते हैं। ठीक है संविधान के तहत जो अधिकार मिले हुए, ठीक है, ये तो संविधान को की हत्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। हाँ, जो चीज नहीं करनी चाहिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है एलावत जी, और अगर सुन लीजिए पूरी बात आ जाने दीजिए ना। ठीक है आप, मैं कह रहा हूं कि अगर ये कर रहे हैं, मुसलमानों के प्रति सद्भाव और उनके प्रति अच्छी भाव दिखा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। करना चाहिए इनको। वो भी देश के नागरिक हैं, द्वैम दर्जे के नागरिक नहीं, देश के नागरिक हैं। और बीइंग द सरकार, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, बीइंग द चीफ मिनिस्टर, इनको ये करना चाहिए, उनका भरोसा जीतना चाहिए और हर नागरिक का सरकार को भरोसा जीतना चाहिए। लेकिन ये काम करेंगे नहीं, ये जो है काम वही करेंगे रंगे सियार वाला। ये आए हैं सौगात लेकर के, वही रंग छू करके, लेकिन इनके अंदर कुछ दूसरा होगा। ठीक है तो अगर ये भरोसा जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है। समाज के हर वर्ग का भरोसा सरकार के प्रति होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये है रंगे सियार। देखिए ये कैसे क्या करते हैं। चलिए ठीक है, आज क्या बोलते हैं, कल क्या करते हैं, चौधरी साहब आप जाने। ठीक है एलावत जी, क्योंकि ये बात तो सिद्ध भी करती है और बिल्कुल साफ भी हो चुका है कि जब भी चुनाव आते हैं कुछ ना कुछ बयानबाजी भी होती है, लेकिन यहां पर यह साफ हो गया है कि भाई बेशक मुस्लिम समुदाय को कोई भी पार्टी कितना भी टारगेट कर ले, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब उनकी वोट को बनाने के लिए किस तरीके के मापदंड लगाए जाते हैं वो भी एक अलग बात है। ठीक है, अभी बीजेपी ने जिस तरीके से सौगात ए मोदी के नाम से उनके ईद पर किट वितरण का कार्यक्रम करने का जो प्लान बनाया है कि घर घर जाकर उनको किट वितरण की जाएगी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब बात वही आ जाती है कि वही स्पेशल वाली बात, स्पेशल उन्हीं के लिए क्यों? हिंदुओं के त्योहार पे हिंदुओं को क्या कुछ सौगात दी गई है? पुष्पेंद्र भाई, ये मैं मानता हूं कि बीजेपी को कभी भी मुसलमानों ने वोट नहीं दी, ये आंकड़े बोलते हैं। और बीजेपी अगर उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं।
परंतु मेरा सवाल ये उठता है कि नेहरू जी ने जियो पॉलिटिक्स शुरू की थी, क्या नरेंद्र मोदी जी उसी पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं? क्या ये देश सेकुलर है? मेरा सवाल ये आता है कि क्या ये देश सेकुलर है क्या? अगर ये देश सेकुलर होता, सेकुलर होने का मतलब यह है कि सरकार का किसी धर्म के किसी भी त्योहार, किसी भी रीति रिवाज से कोई लेना देना नहीं है, और समाजवाद का तो किसी भी धर्म से लेना देना है ही नहीं। तो जो हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, तो समाजवाद के नियमों से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ना हटे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो काम ये इस समय उठाया है, आज तक उन्होंने नवरात्रों पे तो ऐसा नहीं किया था, वही आज तक उन्होंने और किसी त्योहार पे ऐसा नहीं किया था। हो सकता है विपक्षी पार्टियां ये कहें कि कुंभ में बहुत कुछ किया, परंतु कुंभ तो पहले भी होते थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा, सारे विपक्षी दलों ने यही कहा कि कुंभ तो पहले भी होते थे, तो उसमें बीजेपी की क्या योगदान? तो वो हकीकत है। बीजेपी ने केवल इकोनॉमिक फायदा जो हो सकता था देश को, वो दोहन करने की कोशिश करी और वो कामयाब भी हुए। परंतु मेरा सवाल दोबारा ये आता है कि क्या मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति से बीजेपी को फायदा होगा? ये मुझे संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि जब तक टोटल सरेंडर नहीं करेंगे आप मुस्लिमों के सामने, जिस प्रकार से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने कर रखा है, तब तक बीजेपी को वोट नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रभूषण जी, जो बात दिल में है खुलकर सामने क्यों नहीं रखते? ठीक है, ऐसे धीरे धीरे प्यार जताने से क्या फायदा? देखिए, किसी भी चीज को लेकर उसके दूरगामी परिणाम हमें समझने पड़ेंगे। ये देश सभी का है, और जो योजनाएं या जो सौगात हिंदुओं का नहीं है देश, वो एक वर्ग के लिए। नवरात्रों पे आज तक आपने क्यों कोई फायदा नहीं किया? 10 सालों से आपने, हम 10 साल से आपसे डिमांड कर रहे हैं कि टेम्पल से अपनी हुकूमत हटाए गवर्नमेंट। किसी और धर्म के टेम्पल्स पे किसी का कब्जा नहीं है, किसी और धर्म के धार्मिक स्थल की जो भी चढ़ावा आता है उस पर किसी का हक नहीं है, परंतु केवल हिंदुओं के बड़े टेम्पल्स के ऊपर सरकारी कब्जा है। आप उसे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? और उस पैसे से जो पूरा, हमें इसका विरोध नहीं है कि जो आपने योजनाएं चलाई वो सबको मिलनी चाहिए, आवास सबको मिलना चाहिए, राशन सबको मिलना चाहिए, पर ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं, इसका क्या मतलब समझे हिंदू समाज? मैं जानना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि फर्स्ट ग्रेड सिटीजन इस देश का मुसलमान है, नहीं, और हम हिंदू इस देश के 7वें ग्रेड के सिटीजन हैं। देखिए, इसको दृष्टि थोड़ा एक गरीबी अमीरी या सक्षम असक्षम की तरफ देखना चाहिए। आप अगर इसी स्कीम को केवल गरीबों के लिए लेके आते, मैं उसके लिए तैयार था। नहीं, ये गरीबों के लिए मानता, पर आपने केवल ये मुसलमानों के लिए लेके आए। क्या हिंदुओं में गरीब नहीं होते? क्या आपका कहने का मतलब ये है, क्या आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी 10 साल की सरकार में आपने केवल हिंदुओं के लिए काम किया और इस बार आप पहली बार मुसलमानों को कुछ देने के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। इसको समझने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे, और उस समझ में ये है कि हमने जितनी भी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की या देश की योजनाएं रही, उसमें कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। एक ये जो योजना अल्पसंख्यक, हमारा एक प्रकोष्ठ है, विभाग है, मोर्चा है पार्टी का, जो आपको हिंदुओं की पार्टी कहते हैं सारे लोग। नहीं, आपको आज तक मुसलमानों ने वोट नहीं दी। मेरा सवाल यह है कि हिंदुओं के लिए आपने क्या किया? देखिए, आपका जो सवाल है स्कीम बता दीजिए। मैं अपने बड़े भाई चंद्रभूषण जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना के साथ ये पूछना चाहता हूं, कोई वो नहीं है कि ये हिंदुओं की पार्टी ने हिंदुओं के लिए क्या किया? एक स्कीम बता दीजिए जो केवल और केवल हिंदुओं के लिए हो। अहलावत जी, आप ज्यादा जानते हैं कि कितनी योजनाएं किसके लिए चल रही हैं, देश में क्या परिवर्तन है और
क्या परिवर्तन के साथ कैसे लोग आ रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को इतने वर्षों तक डराकर वोट लिया जा रहा है, उनको बीजेपी के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी को और भी तरीके हो बताया सकते जाता है। चंद्रभूषण जी, और भी तरीके हो सकते लोगों थे। को समझाना पड़ेगा। ठीक है, चंद्रभूषण जी, कैसी आप ये मैं इस योजना को चंद्रभूषण जी यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी। कोशिश नहीं की। चंद्रभूषण जी यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी। एक करने की कोशिश। ठीक है चंद्रभूषण जी, यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, सनातन को आगे लेकर चल रही है और हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, क्या वो लोग अब आपके इतने सगे संबंधी नहीं रहे? नहीं, फिर वही बात। देखिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। तो फिर एक मजहब के लिए स्पेशल स्कीम क्यों लाई गई? सौगातें मोदी दी जा रही है, आप अपनी जेब से दीजिए, गवर्नमेंट के पैसे गलत क्यों दे रहे हैं? नहीं देनी चाहिए, तो ये कोई वो नहीं। देखिए, यदि किसी के खुशी में शामिल होने के लिए हमने बताया कि वो गरीब लोग जो असहाय है, हम भी दिवाली ये बनाते हैं उन तक बंधु। पहुंचने की है। हमारे भी समाज में, हर समाज में लोग होते हैं। योजनाएं जो चल रही है, क्या उन योजनाओं का लाभ कोई नहीं लेता? सरकार द्वारा 2 अलाउंस दिए जाते हैं सरकारी, एक होली पर, एक दिवाली पर। न उसमें कभी हिंदू देखा जाता, न मुसलमान देखा जाता। क्या मुसलमान उनको नहीं लेता या हिंदू नहीं लेता? ठीक, मुसलमान दिवाली नहीं मनाता होगा लेकिन अलाउंस ले लेता है, हिंदू जो भी है, ठीक है, नहीं, बिल्कुल चंद्रभूषण जी, अगर ऐसा होता, चंद्रभूषण जी अगर ऐसा होता तो सरकार की तरफ से यह कहा जाता कि भैया होली है और सभी लोग मिलकर बनाएं। ऐसा नहीं कहा जाता कि जिसे रंग से परहेज है वो घर से बाहर न निकले। नहीं, देखिए, ये समाज में आपको बताएं, किट जो आप बांटना चाहते हैं, ये हिंदू गरीब हिंदुओं को भी तो बांटे। इस देश में जो रंग बनाया जाता है वो अधिकतर मुसलमान लोग बनाते हैं। ये अहलावत जी भी जानते होंगे, आप लोग भी। और फिर उन्हीं मुसलमानों पर आवाज उठती है कि मुस्लिमों के दुकान से कुछ ना खरीदा जाए, महाकुंभ में मुस्लिमों को ना घुसने दिया जाए, उनकी एंट्री बैन कर दी जाए। देखिए, हमने या किसी भी संगठन ने यदि किसी चीज का विरोध किया होगा तो वो संस्कृति के उसमें होगा, किसी भी तरह का। इस देश की संस्कृति को समझना पड़ेगा, इस देश के सभ्यता को समझना पड़ेगा, और जिस तरह का विरोध या वो हो रहा है ये समझना पड़ेगा। ठीक है। रतन तिवारी जी, का पाठ पढ़ाने बैठे। रतन तिवारी जी, अरे पुष्पेंद्र जी ये बोल रहे थे कि हमने संस्कृत के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, उस संस्कृत की बात की। अरे भैया, अरे भाई, आप लोग तो जो कुंभ भी नहीं गए, कहीं कुछ करते नहीं है, आप लोगों को संस्कृति नहीं पढ़ रही है। राहुल गांधी जो हिंदू का पाठ पढ़ाए घूम रहे हैं, उससे कोई हमको पाठ नहीं करना है। चंद्रभूषण जी, आपके जो चचा है मोहन भागवत जी गए थे क्या? अब बताइए ना चैनल पे। फिर वही बात यार, आप चचा बना लो या उनके बच्चा बन जाओ, तिवारी जी थोड़ा बता दो ना एक बात। जो हो ना अपने धर्म के हिसाब से किसी का भी सम्मान करना। चैनल पे बता दो ना, ठीक है, बता दो। नहीं, जो बता रहा हूँ हिंदू के पता भी नहीं है। अरे बता दीजिए ना, जिनको समझाइए, थोड़ा शब्द प्रयोग ठीक करें। तिवारी जी, ठीक से, नहीं तिवारी जी, कम से कम शब्दों का प्रयोग तो ठीक करें। ठीक से तिवारी, ठीक है, तुम्हारे जैसे नौडे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोहन भागवत क्यों नहीं? अपने अपने मुंह से जबान, मोहन भागवत तुम्हारे वो नहीं लगते? अरे फिर पसीना पोछिए, एक गिलास पानी पीजिए। पसीना नहीं, पसीना अपना देखिए। अरे पूछिए ना, अरे बोलने नहीं दूंगा। मोहन भागवत का नाम लीजिए, बिचली थोड़े। अरे तुम विदेशी लोगों की पैदाइश पार्टी चलाने वाले लोग, तुम्हें क्या शर्म आएगी? बिचली हुआ हो। मोहन भागवत का नाम ले लिया, बिचली थोड़े। अरे मोहन भागवत क्या तुम्हारे जैसे लोग नाम ले रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे बताइए ना, राहुल गांधी जी नहीं गए, आप चिंतित हो गए, और मोहन भागवत जी नहीं हुआ, वो तो हिंदू विरोधी है। राहुल गांधी है, वो पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है आज भी। फिर वही बात, ठीक है। अरे भैया बताइए तो सही, मोहन भागवत जी महाकुंभ में क्यों स्नान करने नहीं गए, वो बता दीजिए आप।
नहीं ठीक है, अरे जयकुल तिवारी जी आगे बढ़िए, आप कौन होते हैं? आगे बढ़िए, आगे आपको पता मुद्दे पर आइए। सब गए हो। सवाल इन्होंने खड़ा किया, राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए, सवाल इन्होंने खड़ा किया, तो मैंने पूछ लिया कि मोहन भागवत क्यों नहीं गए। जिस मुस्लिम तुष्टीकरण का ढकोसला लेकर घूम रहे हैं वो बहुत दूर हो चला गया है। अरे मोहन भागवत नहीं जाते हैं, वो हिंदू हैं। राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं तो हिंदू नहीं है। ये कैसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे मित्र अभिषेक जी ने सही कहा कि एक भी स्कीम बता दीजिए जो हिंदुओं को उससे औपचारिक फायदा हुआ हो। आप नहीं बता पाए। उन्होंने जो रतन तिवारी जी, आरोप तो आप पर भी लगते हैं, तिवारी आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि आप भी एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देते हैं और अगर कुछ हो जाता है तो सबसे पहले वहां चले जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों के पास आप नहीं जाते, सुख दुख बांट रहे हैं। आरोप लगेंगे, लेकिन देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो नफरत का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, एक तरफ इनके भाजपा के बटालियन नफरत का माहौल बनाते हैं, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी किट बांट रहे हैं मुसलमान। तो ये दोहरा जो इनका चाल चेहरा चित्र है लगातार जनता के सामने आ रहा है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, यह नहीं बताएंगे। और मोहन भागवत जी महाकुंभ में नहीं जाएंगे, उस पर इन लोग एक भी टिप्पणी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने चंद्रभूषण के ऊपर चंद्रभूषण जी अगर मोहन भागवत के ऊपर टिप्पणी कर देंगे तो इनकी प्रवक्ता वाला जो पद है वो चले जाएगा। इसके लिए वो देखो विचलित हो गए थे, ये बात नहीं ठीक है तिवारी जी, आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन खुलकर भी बीजेपी की तरफ से ना कुछ ऐसा कहा गया, लेकिन कांग्रेस जरूर कह देती है। जैसे राम मंदिर का विरोध किया और आपके खुद के कुछ प्रवक्ता ऐसे थे उस समय जो कांग्रेस में थे और वो अब बीजेपी में है। नहीं, देखिए चंद्रभूषण पुष्पेंद्र जी, देखिए मोना मिश्रा जो हमारी विधायक दल की नेता उत्तर प्रदेश में, वो भी राम मंदिर में गई थी। विक्रमादित्य जी जो हिमाचल के गए थे, बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी गए थे राम मंदिर में। उसमें मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में भी आ गए थे, ये बात सुनकर। बिल्कुल मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि समय के हिसाब से जब भी अगर ऐसा लगेगा तो राहुल जी और प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता राम मंदिर में जाएंगे। राम मंदिर में जाएंगे, भगवान राम सबके हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के अकेले के हैं क्या? बताइए, सबके हैं। ठीक है जगदीश जी, ताला इसलिए खुलवाया वो जग जाएगा। हाँ ठीक है जगदीश जी, क्योंकि देश में अगर धर्म के नाम पर राजनीति होती है, और राजनीति तो हो रही है, पहले से भी होती आ रही है, ठीक है, लेकिन ये किस हद तक ठीक है? आपका भी पीडीए फॉर्मूला है, ठीक है, उनको आगे लेकर चलने की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी को एक समान रूप से देखा जाए? ये तो राजनीति का प्राथमिक फंडा है। हाँ, चौधरी साहब, बिल्कुल, कि सबको समान रूप से देखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों दलितों के साथ दुर्व्यवहार करती, उनको अपमानित करती है। आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अभिषेक जी अलावत जी ने कहा, मैं इनकी बात से बड़ा खुश हुआ। इन्होंने जिस तरह से बात रखी, उसकी इन्होंने आज तक हिंदू रटते क्या, आज कौन सा इनमें वो हो गया है, कितना उदार हो गए हैं कि आज मुसलमानों को किट बांट रहे हैं, सौगात बांट रहे हैं। तो ये जो रंगे सियार वाला इनकी भूमिका है, तो इससे तो हमको ताजुब होता है कि ये सियार रंग करके क्या करना चाहते। भाई सब सरकार सबकी होती है, और हम लोग समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह से संविधान की मानने वाली है, समाजवाद पे विश्वास करती है, गैर बराबरी नहीं चाहती है, दलित पिछड़ों का उत्थान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी है कि उसको कोई काम ही नहीं है, नफरत के अलावा, देश में नफरत के अलावा कोई काम नहीं करती है। जो इन्होंने वायदे चुनाव के टाइम किए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी चरम पर है, रोज बेरोजगार नौजवान टहल रहा है, परीक्षाएं लीक हो रही। उत्तर प्रदेश में 13 परीक्षाएं लीक हो गई, किसी को नौकरी मिल नहीं रही है, और जो नौकरी है 4 साल की नौकरी लेकर के आए। नहीं बिल्कुल जगदीश जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ सालों से जो समाजवादी पार्टी की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिला है, खासकर अखिलेश यादव जी ने जो परिवर्तन किया है, उससे जरूर समाजवादी पार्टी की एक अच्छी छवि बनी है, वरना आरोप तो आप पर भी सहमी लगते थे। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी इस देश के महान नेताओं में से एक है, और वो श्रद्धेय नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों से उत्प्रेरित नेता है। और इस समय देश में अखिलेश जी जैसे आधुनिक विचारों से और पुराने विचार और आधुनिक विचारों का सामंजस्य बनाकर आगे चलने वाले नेता की आवश्यकता है, और उसमें अखिलेश जी खरे उतरते हैं, और उनके पास अनुभव है। अभी
आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह नरक मचाए हुए है। अभी योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश में, देश में कटोगे तो बटोगे, क्या क्या बकते चले आ रहे हैं। देश के मुसलमानों का 1%, जैसे अलावत जी ने कहा, 1% भरोसा इन पर नहीं है। और आज ये जो है वो सौगात बांटने के लिए निकले। अरे बांटो भाई, अच्छी बात है, बांटना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एलावत जी, क्योंकि ये जो सौगात हैं और ये जो योजनाओं का लाभ है, ऐसा नहीं है कि अभी ये जो बात सामने आई है इसी को लेकर अब आगे मुस्लिमों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। बीजेपी की तरफ से तो पहले से ही मिलता हुआ आ रहा, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विरोध करने के चक्कर में बातों को उजागर करना नहीं चाहते बीजेपी वाले, ठीक है। और अब जो लोग बिल्कुल कहते हैं ना कि एक तरीके से जो सनातन के पक्ष में चलते हैं, जो उनके हमेशा विरोध में रहे, तो ये पॉलिसी देखकर क्या उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी? पुष्पेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाइयों को, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनको साधुवाद दूंगा कि उन्हें मेरी कुछ बात सही लगी, वरना वो हमेशा मुझे बीजेपी का एजेंट बताते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक आजाद नागरिक हूं इस देश का। जो बात मुझे जिसकी बुरी लगती है वो मैं कहता हूं, और इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश न करें। मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी जो ये गलती कर रही है, ये नाराजगी मेरी इस बात की है कि जो राजनीति, जिस तरह की राजनीति कांग्रेस ने शुरुआत करी और समाजवादी पार्टी ने उसको पराकाष्ठा पे पहुंचाया, उसका मैं विरोधी हूं, धुर। मैं ये चाहता हूं कि हमारा देश अगर सेकुलर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस हिसाब से हमारा देश बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि सब लोग बराबर हैं, तो किसी को भी फालतू राइट्स नहीं मिलने चाहिए, चाहे कम से कम धर्म के आधार पर। आर्थिक रूप से कोई कमजोर अगर है तो आप उसकी मदद करें, परंतु जिस तरह की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करी, तो कम से कम दलितों और उत्पीड़ितों की तो बात ना करें। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, मैं बारी बारी से आऊंगा, पहला पॉइंट मैं बोलता हूं, जब देश आजाद हुआ था उस समय मुसलमानों का एजुकेशन लेवल लगभग 30% था, आज 3% है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सेकंड बात मैं जो कहना चाहूंगा, जब समाजवादी पार्टी आई तो दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती जी हुआ करती थी। बिल्कुल, एक बार समाजवादी पार्टी ने भी उनकी मदद करी, परंतु उनके साथ उनकी हत्या तक की कोशिश करी गई, और ये सारी दुनिया जानती है, सारा मीडिया जानता है। तो किस तरीके का दलितों का पीडीए की जो आप बात करते हैं, यादवों के से अलग आपने कभी किसी के लिए नहीं सोचा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, इन्होंने सिवाय गांधी परिवार के और किसी का भी भला नहीं देखा। मेरे कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए, मैं बहुत कड़वा आदमी हूं, मैं आप सबकी बातें करूंगा। ठीक है जगदीश जी, 30% मुस्लिम पढ़े लिखे थे, अब 3% है आपकी सरकार में। जब हमारी सरकार में क्या मुस्लिमों को पढ़ाई के लिए मना कर दिया गया था क्या? कुछ तो पॉलिसीज रही होंगी। ऐसा है लावत जी, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुसलमानों को प्राथमिकता के आधार पर सारी योजनाओं का लाभ दिया गया है। क्यों? मतलब सबसे पहले प्राथमिकता उनकी क्यों प्राथमिकता इस बात की रही है? जब आप पीडीए की बात करते हैं तो दलितों को और मुसलमानों में जो गरीब वर्ग है, आपने उन सबको बराबर क्यों नहीं रखा? हमारे यहाँ यही है, हम दलितों का ऊपर रखने की कोशिश की। आप समझिए अलावत जी कि दलितों का भरोसा है आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर। और आप अभी लोकसभा के चुनाव में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 256 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व दलितों ने 100% मतलब पूरे उत्साह के साथ वोट किया समाजवादी पार्टी। आप मुझसे बड़े हैं, आपकी बात को काटना मुझे बहुत बुरा लगता है, पर यह हास्यास्पद है। जगदीश जी, अब
ये अलावत जी आपकी समझ है, मेरी जो समझ है उसके अनुसार से बता रहा हूँ। वोटिंग परसेंटेज फैक्ट्स की बात करते हैं ना, आज तक कभी दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट करा है क्या? कांग्रेस के अब आप पहले आपको एक उदाहरण बता दूं अलावत जी, एक उदाहरण मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ वहाँ 80% दलित आबादी है अलावत जी, और उस गांव में 100% लोगों ने वोट दिया है, हम लोग लोकसभा जीते हैं। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, जिस गांव से मैं हूं उसमें 80% जाट हैं और हमारे यहाँ प्रधान निर्विरोध दलित चुना जाता है। अच्छी बात है। और हम जो वहां के लोग हैं वहां से बीजेपी मेजोरिटी से जीतती। अब इस बात का जवाब दीजिए। नहीं तो इसमें कौन सा तर्क करने की कौन सी बात? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रतन तिवारी जी, अभी जैसे अहलावत जी ने कहा कि गांधी परिवार को भी कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार ही दिखाई देता और किसी का विकास नहीं हुआ, और ये जो मुस्लिम हिंदू ये तो सिर्फ राजनीति की बात है। देखिए अभिषेक जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वह व्यक्तिगत अपनी बात रखते हैं, लेकिन गांधी परिवार से इतना उनके अंदर द्वेष होगा और इतनी नफरत इनके अंदर कूट कूट के भरी है, वो तो मैं पहले ही जानता हूँ। लेकिन जो यह इनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगती है तो मैं इनकी सराहना भी करता हूँ और करूंगा भी। अच्छे वक्ता है, अच्छा बोलते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ भी बोलते हैं। गांधी चौधरी साहब सटीक बात कहते हैं। नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें 9,000 डेलीगेट ने अपना अध्यक्ष चुना। उस अध्यक्ष का नाम है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। एक महादलित है, एक दलित परिवार से आते हैं और उन्होंने बचपन में क्या क्या झेला है, क्या क्या देखा है, वो पूरा देश जानता है। और कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन करवाया बाकायदा, उस इलेक्शन से वो चुन गए। नहीं तिवारी जी, ये इलेक्शन की बात मत किया करो। इलेक्शन के नाम से फिर कई घटनाएं याद आ जाती हैं, वो छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि शशि थरूर है, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया था, लेकिन नॉमिनेशन करने के बाद उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि भैया जो हमारी पार्टी के बड़े नेता है वो मना कर रहे हैं कि शशि थरूर को वोट मत देना। नहीं, चुनाव तो लड़े थे ना, उनको भी वोट मिले थे, लेकिन गांधी परिवार पे उंगली उठाने से पहले इन्हें ये जान लेना चाहिए कि गांधी परिवार का क्या योगदान है इस देश के लिए। ये वही इंदिरा गांधी है जो इस देश के लिए अपनी जान को गंवाई। ये वही राजीव गांधी जी हैं जो बांग्लादेश में हमने वही महात्मा गांधी है जो देश के लिए गोली खाए। तो हम मेरे खुद के परिवार के बांग्लादेश का नाम मत लीजिए, पाकिस्तान में गिरफ्तार रहे और वो वहीं पे मर गए। पाकिस्तान में वो दो बार घुटने के परिवार में कितनी भूमिका थी वो पूरा देश जानता है। किसने आनंद भवन अपनी पूरी संपत्ति भारत सरकार को दे दी वो भी पूरा देश जानता है। ठीक है तिवारी जी, एक सीधा सा सवाल है। तिवारी जी, सीधा सा सवाल है। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं, ठीक है, और जैसे कांग्रेस के और नेता सांसद हैं वैसे ही वो सांसद हैं। उनमें ऐसा स्पेशल क्या है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता उन्हीं को अपना नेता मानते? भैया वो हमारे नेता हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि वो सांसद हैं और भी सांसद हैं तो उन्हीं को क्यों? वजह तो यही हुई ना कि वो गांधी परिवार से। देखिए राहुल गांधी जी को इसलिए मान रहे हैं कि एकमात्र राहुल गांधी जी हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक रहती है। क्यों आक्रामक रहती है? कांग्रेस के क्यों नहीं है? अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए भैया, अभिषेक जी सुन लीजिए। देखिए वही राहुल गांधी जी है, जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे भारत को नापने का काम किया, पूरे देश के लोगों से मिलने का काम किया। ये वही राहुल गांधी जी है जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अरबों खरबों रुपया उनकी छवि को खराब करने के लिए लगाती है, लेकिन न डरते हैं न हिलते हैं। बहुत सारे नेताओं के ऊपर अटैक करते हैं, आप ईडी सीबीआई लगाते हैं, वो डर के भाजपा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, वो एक योद्धा है और योद्धा की तरह अपना युद्ध लड़ रहे हैं और हम सब लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं। ठीक है, राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के नेता या कोई कटाक्ष कर देता है, तंज कस देता है तो आपके सभी नेता हमलावर हो जाते हैं। अगर बीजेपी के नेता आपके बीजेपी के नेता अगर आपके किसी और सांसद पर किसी तरह का कटाक्ष करें या आरोप लगाएं तब आप क्यों नहीं इतना उभर कर आते हैं? बिल्कुल उभर के आते हैं। आप बताइए ना, नाम बता दीजिए कौन से नेता के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है। काफी नेता हैं, ठीक है, काफी नेता है, लेकिन राहुल गांधी को ही सबसे पहले आगे किया जाता है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष में भी राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, और भी तो नेता थे। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। पुष्पेंद्र भाई भुजबल के ऊपर कटाक्ष करते हैं, बहुत सारे नेताओं के ऊपर कटाक्ष करते हैं, ईडी सीबीआई लगाते हैं, सारे नेता चले आते हैं बीजेपी में, तो चल रहे हैं भाजपा में।
अजीत पवार पहले 70,000 करोड़ के एनसीपी के घोटालेबाज होते हैं, भाजपा में चले आते हैं, ईमानदार बन जाते हैं। यही तो चल रहा है भाजपा में। ठीक है, एलावत जी। मैं रतन भाई से ये बात से सहमत हूं कि जो लोग बीजेपी में आ जाते हैं वो धुल जाते हैं, परंतु डीके शिव कुमार जी के खिलाफ भी इस समय पूरी मुहिम है और उन्होंने बहुत गलत कार्य करा है। आप क्या ये बात सही मानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत है? तिवारी जी, देखिए तिवारी जी जो भी इस समय उसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि डीके शिव कुमार जी का जो दोष है वो अक्षम्य है। देना जवाब दे रहे हैं एलावत जी। अरे मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। जो भी होगा वो संवैधानिक दायरे में रहकर किया जाएगा। उसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बदलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। संविधान तो बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। नेता तो आपके भी कह रहे हैं हम वही सब करेंगे, वही सब करेंगे। तो बाबा साहब ने वही सब करेंगे किसी को दायरे में होगा। जो संविधान हमें कहेगा हम वही करेंगे। पर आपने तो दिया ना, कर्नाटक में आपकी खुद की सरकार है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम चेंजेस लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या आपने उन्हें बर्खास्त किया? हम तो आपको कह रहे हैं ना कि अभी जो संविधान हमें शक्ति देगा हम उसका प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। बदलने के लिए संविधान को आप देख रहे हैं, और आंध्रा में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। पॉलिसी सबकी सेम ही है एलावत जी, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति है। जहां पर जिसकी संख्या ज्यादा है उसके लिए पार्टियां ज्यादा सोचती हैं, जिसकी कम है उसको तो दरकिनारी कर दिया जाता है। वो बेशक किसी भी राज्य की बात हो, कुछ भी बात हो। चंद्रभूषण जी शांत बैठे हैं काफी समय से जी, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे। हाँ, क्योंकि कांग्रेस भी वही खेल खेल रही है जो अब आपने शुरू किया है। देखिए हमने कोई खेल नहीं शुरू किया है। अब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जब इनको भी अब इसमें नफरत नजर आएगी, क्योंकि इनके वोट बैंक की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये एकदम खुला होकर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। यदि ये लोग स्वागत करने आ रहे हैं या विरोध करने आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को एक करना चाहती है, एकता के सूत्र में बांधना चाहती है। और किसका खिसक रहा है? समाजवादी पार्टी। ये लोग तो खुल के कहते हैं कि मुसलमान मेरे वोट का, मैं उसके वोट का अधिकारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं कहती। भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी नहीं कहा कि मुसलमान ने मुझे वोट दिया, लेकिन वो किसी भी योजना से उन लोगों को ये नहीं कहती कि योजनाओं का लाभ मुसलमानों को कब देना। भारतीय जनता पार्टी की सहनशीलता इसी से पता चलती है कि ये अपनी किसी भी योजना में किसी से नफरत नहीं करती, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती, और वो देश को एक करने की तरफ काम कर रही है। लेकिन ये जो विपक्ष है ये केवल मुसलमानों के वोटों की तरफ नजर रखता है, उनको कैसे लड़ाया जाए, उनका वोट बैंक कैसे तुष्टीकरण किया जाए। तो ये उन लोगों को समझने की जरूरत है कि उनके हित के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है या कौन काम कर रहा है। इसलिए उसको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस ने जितना नुकसान इस देश का किया उससे ज्यादा कहा जाए तो मुसलमानों का नुकसान किया। क्योंकि उन्होंने शिक्षा से उन्हें अशिक्षित रखा, बेरोजगारी से बेरोजगार नहीं किया, उनको आपस में लड़ाते रहे, उनको उनके धार्मिक विचारों में बांटते रहे। यदि इन्होंने इस देश के संविधान का सही प्रयोग किया होता तो आज देश के हालात कुछ और होते, देश विकसित भारत की तरफ और बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा होता। लेकिन इन्होंने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मुसलमानों को मोहरा बनाया, और उस मोहरे को आज तक ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब शिक्षित मुसलमान को ये समझने की जरूरत है कि वो देश के मोहरे के तौर पे काम ना हो, वो देश की नींव की मजबूत विकसित भारत में कैसे काम आ सके, इस तरफ ध्यान देना है। ठीक है। एलावत जी, अभी चंद्रभूषण जी की बात से याद आया कि ये जो बताया इन्होंने कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया। आजम खान भी शायद ये बात मुझे लग रहा समझ चुके हैं। देखिए, एक बात तो समझ में आती है कि जो भी भला हुआ है मुस्लिमों का, वो जो अकलियत में ऊपर है, जिन्हें मौलाना कहा जाता है,
जो अपने आप को ठेकेदार हैं वोटरों के, केवल उनका फायदा हुआ है। गरीब मुसलमान तब भी गरीब था और आज उसकी स्थिति पहले से बदतर होती जा रही थी, परंतु पिछले 10 साल में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने अपनी योजनाओं को चलाया है तो कुछ तो असर पड़ा है, परंतु वो असर इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजेपी को वोट मिल पाए। तो बीजेपी की एक कोशिश मात्र है कि हम उस किले में सेंध लगाएं। चलिए, इनकी कोशिश है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है जगदीश जी, सीधा सा और स्पष्ट जवाब देना, ये जो सौगाते मोदी चलाया गया है, कह सकते हैं कि ईद पर मुस्लिमों के लिए एक तरह का गिफ्ट है, आपकी नजर में ठीक है क्या है? मैं तो पहले ही कह चुका पुष्पेन जी, सरकार को लोगों अपने नागरिकों के लिए काम करना चाहिए। अगर मुसलमानों कर रहे हैं, चलिए ये करते हैं, मगर इनकी वही रंगे सियार वाली हालत है। इनका कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है, दो मुआ चेहरा है। और ये अगर भरोसा जीते हैं तो ये जो है, इनको जो तमाशा करते हैं, रोज जो हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढते हैं, ये जो तमाशा करते हैं, इस तमाशे को बंद करना चाहिए। जो मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बोलते हैं, उनको अपमानित करते हैं समाज को, वो बंद करना चाहिए। लेकिन जगदीश जी, आपकी बार जगदीश जी, इफ्तार पार्टी में समाजवादी पार्टी के भी ज्यादा नेता नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस के भी नजर नहीं आ रहे, बीजेपी के नजर आ रहे हैं। ये चौधरी साहब, मैं वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों का, मुसलमान भाइयों का अपमान बंद करेंगे, मुसलमान समाज का ये अपमान बंद करें। जिस तरह उनको अपमानित करने वाली भाषा बोलते हैं इनके नेता, मुख्यमंत्री और से लेकर के प्रधानमंत्री तक, उसको देखें। और ये सौगात देने से, कुछ सौगात देने से किसी की भावना को जो ठेस आपने पहुंचाई है, जो आपने उनको अपमानित किया है, वो नहीं धुल जाता है, लोगों को याद रखता है। एक बात बता दें चौधरी साहब, बचपन में अगर गोली खेलने में लड़ाई हो गई होगी किसी को, तो आपको समझ लीजिए कि चाहे जितना आप दोस्ती उससे करो, चाहे जितना होली दिवाली में मिठाई और गुजिया खिलाओ, वो वोट नहीं देगा आप। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, गोली खेलने में अगर बचपन में लड़ाई करे, इस आदमी ने हमको गोली खेलने में बोलेगा, साथ साथ टहलेगा आपसे, लेकिन वोट नहीं देगा। मत जो है एक भरोसा और विश्वास होता है पुष्पेन चौधरी। चलिए ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सौगाते मोदी, अब ईद पर सभी मुस्लिम भाइयों को एक तरह का गिफ्ट दिया जाएगा और किट प्रदान की जाएगी। हालांकि जो विरोधी दल है वो जरूर अब विरोध करने से लगे हुए हैं, लेकिन क्या कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया लाइव।